आप सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार। साथियों, हमारे देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो एक मिनिस्ट्री है, इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, वो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। उसके अंदर एक डिवीजन है, नेशनल अकाउंट डिवीजन। उसी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी किया जाता है हमारे देश का, जो कि हर साल जारी किया जाता है कि किस तरीके से हमारे देश की फाइनेंशियल रिपोर्ट है। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, एकेडमिक सेशन में होते हैं, तो हर एक सेशन का, हर एक पूरे साल में आपने क्या किया है, वो पूरा जो रिपोर्ट है वो आपका एक रिजल्ट के थ्रू जारी किया जाता है, जिससे आपका पता लग पाता है कि आपने पिछले साल से इस साल कितना ग्रो किया है और आपके इसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। साथियों, इसी तरीके से हमारे देश की जीडीपी को जारी किया जाता है, जिसके अंदर यह दिखाया जाता है कि हमारे देश का जो ग्रोथ हो रहा है वो किस लेवल से हो रहा है और कितना बेहतरीन तरीके से हो पा रहा है। इसी बीच में ये जो रिपोर्ट जारी किया जाता है मेरे प्यारे भाई, उस रिपोर्ट में, इस मॉस्पी की तरफ से जो रिपोर्ट जारी किया जाता है, उस रिपोर्ट में ये जारी किया गया कि लास्ट 4 सालों से अगर देखें तो लास्ट 4 सालों में इस साल की जो जीडीपी रही है 2024-25 की, तो सबसे कम रही है, सबसे स्लो ग्रोथ रहा है हमारे देश का, जो कि अप्रोक्स 6.5% रहा है। उसके बाद भी हमारे देश को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग मिला है। सर, आप कह रहे हैं कि जीडीपी लास्ट 4 सालों में सबसे कम हुई है, उसके बाद भी हमारे देश को फास्टेस्ट ग्रोइंग मिला है, ऐसा क्या रीजन है? तो इस चीज को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ अगर हम देखें भाई, मेरे जो पूरे साल का देखें तो हमारा जो जीडीपी है कम हुआ है, मतलब 6.5%। लेकिन उस पूरे साल में अगर हम लास्ट क्वार्टर देखें, जो कि जनवरी से लेकर मार्च तक का था, उस बीच में मोर देन एक्सपेक्टेशन हमने जीडीपी अचीव किया है। मतलब हमने अप्रोक्स जो है हमने जो अप्रोक्स एक्सपेक्ट किया था कि भाई 6 से 7% जो है जीडीपी बढ़ सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उससे कहीं ज्यादा हमने जीडीपी का एक्सपेक्टेशन को अचीव किया। अप्रोक्स 7.4% जो है हमने जीडीपी अचीव किया लास्ट क्वार्टर में। साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो आप कहेंगे सर 4 क्वार्टर होते हैं। तो एक साल की जीडीपी मतलब 4 क्वार्टर की जीडीपी 6.5% है। लेकिन लास्ट क्वार्टर की जीडीपी देखें, जो कि जन टू मार्च के बीच में देखें, मतलब जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2025 का जो अगर हम लास्ट क्वार्टर देखें, तो उस क्वार्टर में हमने 7.4% अचीव किया है। आइए इस न्यूज को कवर करते हैं कि भाई जो लास्ट 4 सालों में सबसे स्लो ग्रोथ रही है, आखिर ये हुआ क्यों, क्या कारण है? तो देखिए, कारण क्या है अभी हम उसको आगे समझते हैं, लेकिन उसके पहले एक आसान सी भाषा में पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में जीडीपी होती क्या है। जीडीपी का मतलब है मेरे प्यारे साथियों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एकदम आसान सी भाषा में ऐसे समझिए कि पूरे इस देश के अंदर एक साल के अंदर, मैंने कितना बोला, पूरे इस देश के अंदर जो डोमेस्टिक टेरिटरी है हमारा, उस पूरे देश के अंदर एक साल के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की अगर वैल्यू को ऐड कर दिया जाए तो वो हमारी जीडीपी है। उसको अगर वैल्यू को ऐड कर दिया जाए, वो हमारी क्या बन जाती है मेरे प्यारे भाई? जीडीपी बन जाती है। जैसे अगर मान लेता हूं ये मार्कर 50 रुपए का है, इस पूरे देश में ये सिर्फ एक ही मार्कर प्रोड्यूस हुआ है। कितना मार्कर प्रोड्यूस हुआ है? सिर्फ एक मार्कर, जिसकी वैल्यू कितनी है? 50 रुपए। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई एक सामान है जिसकी 50 रुपए मॉनेटरी वैल्यू है, तो जीडीपी हमारे देश की कितनी वैल्यू हुई? जीडीपी कितना हुआ? 50 रुपए हुआ। इसी तरीके से सेवाएं हैं, जैसे आप सेवा देते हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर है, एज मैं जैसे टीचर हूं, तो इन सब की भी एक वैल्यू है। उस वैल्यू को अगर ऐड कर दी जाती है तो वो भी एक जीडीपी का पार्ट बनता है। तो आइए समझते हैं एक्चुअली क्या है ये न्यूज। साथियों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंडिया जीडीपी डाटा क्वार्टर 4। अगर यहाँ पे देख रहे होंगे आप सभी लोग, क्वार्टर 4 अगर यहाँ पे हम समझने का प्रयास करें साथियों, तो क्वार्टर 4 के अंदर जो हाईलाइट हो रही है वो जीडीपी हमारी ग्रोथ एक्सेलरेट कर रही है। कितना प्रतिशत? 7.4%। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें पूरे साल का जीडीपी अगर देखें 2024-25 का, तो स्लो डाउन हुई है, मतलब 6.4% रहा है। उसके बाद भी 4 सालों में सबसे कम जीडीपी होने के बाद भी हमारी जो इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अभी मैंने रिसेंट में एक न्यूज कवर किया था कि हमारा जो भारत देश है
वो जापान को पछाड़कर, जो कि 5वें नंबर पे हमारा भारत देश था, अब वो चौथे नंबर पे आ चुका है। और हमने ये वो दिन दूर नहीं कि जो हम पहले नंबर पे 2040, 47 और 50 तक के आसपास हमने एक्सपेक्ट किया है कि 2047-50 तक हम पहले नंबर पे जीडीपी होंगे। साथियों, अप्रोक्स अगर हम देखें, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम लोग बन चुके हैं, जो कि चौथे रैंक पर अभी हैं। और हमने ये भी एक्सपेक्ट किया है कि हम जापान को, जर्मनी को जल्द ही पीछे, जो कि तीसरे नंबर पे है, जल्द ही 2027 तक हम पीछे पछाड़ कर उनको हम तीसरे नंबर पे 2027 तक आ चुके होंगे। आइए समझते हैं एक्चुअल में ये न्यूज है क्या। साथियों, अगर मैं आप सभी को अगर मैं आपसे बात करूं लास्ट 5 ईयर की बात करूं, तो यहां पे आप सभी एक चीज देख पा रहे होंगे। जब कोरोना काल आया था तो उस समय ऑब्वियस सी बात है ग्लोबल पूरा जीडीपी जो है वो डाउनफॉल में गया था। ऑब्वियस सी बात है हमारा भी जीडीपी डाउनफॉल जाएगा। लेकिन उसके बाद 2022 से फिर हमने जिस तरीके से उछाल मारा, अप्रोक्स देख सकते हैं 9.69% की जीडीपी हमने अचीव करी। और उसी तरीके से आपका 23 में इतना किया, फिर हमने जो 24 में फिर हमारा जो है आपका 6.5% अप्रोक्स जो है हमने जीडीपी को अचीव किया, जो कि अभी वाला ग्रोथ रहा है। तो ये माना जा रहा है अप्रोक्स, अगर हम इन 4 सालों में देखें, 1 2 3 4 सालों में देखें, तो ये जो 2024 में है, अच्छा सॉरी 2023 में हमने 9.19 और फिर इसके बाद 2024 में 6.5 अप्रोक्स जो है हमने जीडीपी इतना अचीव किया है। और आगे की एक्सपेक्टेशन है कि ये हमारी लास्ट 10 सालों, ये जो रिपोर्ट है आपको अप्रोक्स जो दिखेगी साथियों, 2020 से लेकर 2030 की एक्सपेक्टेशन हमने रखी हुई है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो जीडीपी का ट्रेंड रहा है, इस तरीके से आने वाले सालों में होने वाला है, ये एक एक्सपेक्टेशन है। बात समझ में आ रही है? आइए एक्चुअली इस पूरे न्यूज को हम समझते हैं कि क्या जीडीपी का मतलब होता है। और जीडीपी का मतलब, सॉरी मैंने समझा ही दिया, कितने तरीके की जीडीपी होती है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं और किस जीडीपी की ज्यादा मान्यता है, आइए समझते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया मेरे प्यारे भाई, कि जो हमारी जीडीपी होती है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो वो आती है मॉस्पी, जिसका क्या फुल फॉर्म होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसके अंदर एक डिवीजन है नेशनल अकाउंट डिवीजन, जिसके थ्रू ये जो जीडीपी की रिपोर्ट है पूरे देश में जारी की जाती है। उसके बाद अगर हम समझने का प्रयास करें मेरे भाई, तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में जीडीपी कितने प्रकार की होती है। अगर यहां पे हम समझने का प्रयास करें तो जीडीपी कितने प्रकार की होती है, तो जीडीपी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। एक होती है रियल जीडीपी, एक होती है नॉमिनल जीडीपी। अब समझने का प्रयास करते हैं कि ये रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी है क्या। देखिए, बहुत कोई कठिन चीज नहीं है। आप चाहे अर्थशास्त्र से, इस सब्जेक्ट से आपका कोई नाता रहा हो पहले या नहीं रहा हो, उससे बिल्कुल मतलब नहीं है, एकदम आसान सी भाषा में समझिए। रियल जीडीपी का मतलब है कि आपका एक बेस ईयर डिसाइड कर दिया जाता है कि वो सामान उस साल में कितने रुपए का था, ठीक है। और नॉमिनल जीडीपी में बेसिकली इतना मतलब होता है कि वो जो सामान है इस करंट टाइम पर वो सामान अब कितने का है। इस चीज से हम कंपेयर करते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी से। जैसे अभी हमारा जो देश का रियल जीडीपी का बेस ईयर प्राइस है, मतलब बेस ईयर को अगर हम लेते हैं तो कौन से बेस ईयर को लेते हैं, तो मेरे प्यारे भाई हम लेते हैं 2011-2012। कौन सा ईयर लेते हैं हम लोग, 2011 और 12। कहने का मतलब क्या है, 2011-12 में इस मार्कर का कितना प्राइस रहा होगा, हम ही मानते हैं अप्रोक्स इस मार्कर का जो प्राइस रहा होगा, मान लेते हैं 10 रुपए रहा है। कितना रुपए रहा है, 10 रुपए रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि रियल जीडीपी के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी मार्केट की प्राइस 10 रुपए है। लेकिन अगर करंट में अगर हमारे देश की जीडीपी देखी जाए तो ऑब्वियस ही बात है 2011-12 के हिसाब से अब जो जीडीपी, अब जो मार्कर का प्राइस है बढ़ा होगा, इन्फ्लेशन हुआ होगा, महंगाई जिसको आप बोलते हैं। तो इस मार्कर का प्राइस क्या है, 10 रुपए पहले से तो है ही, प्लस इसके अंदर 5 रुपए इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ा है। तो अब हम ये मानते हैं कि करंट जीडीपी मतलब करंट ईयर प्राइस, अब 2025 में जो जीडीपी है हमारा, वो हम कह सकते हैं अब इस मार्कर की वैल्यू 15 रुपए है। मार्कर एक ही है, मार्कर एक ही है, लेकिन क्योंकि वैल्यू में इन्फ्लेशन ऐड हुआ तो इस वजह से आपकी
रियल जीडीपी 10 रुपए हो गई और नॉमिनल जीडीपी 15 रुपए हो गई। तो कहने का मतलब यह हुआ मेरे भाई कि जो रियल जीडीपी होता है वो हम कांस्टेंट ईयर प्राइस या फिर कहें बेस ईयर प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी होता है उसके अंदर रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन दोनों ही ऐड होता है। मतलब क्या है, बेस ईयर का प्राइस प्लस जो महंगाई बढ़ी है वो दोनों को ऐड कर देते हैं, मतलब करंट ईयर प्राइस पे जब कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाती है नॉमिनल जीडीपी। साथियों इसको आइए थोड़ा सा बेसिक हम यहां पे एक चीज समझने का प्रयास करते हैं कि जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो ये जीडीपी कैलकुलेट करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। एक्चुअल में अगर हम कहें आपने बेसिकली अगर किसी के पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहा होगा, क्लास 12th में आपने एक किताब पढ़ी होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अंदर एक चैप्टर रहता है जिससे सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं। उस चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। वो जो नेशनल इनकम है आप उसके अंदर तरीके पढ़ते हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं और कितने तरीकों से किया जा सकता है। इसी तरीके से जो जीडीपी होती है हमारे देश की, वो जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 ऐसे बेसिक तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं साथियों? 3 ऐसे बेसिक तरीके होते हैं। इन 3 के अलावा कोई चौथा तरीका हो भी नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद इसका भी 5 मिनट में जवाब दे देंगे कि हां सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए पूरे ये 3 है क्या, बहुत बेसिकली समझिएगा। एक इंसान जाता है कहीं पे कार्य करता है, जैसे आप हैं, आप कहीं पे जाके कार्य कर रहे होंगे, इसका मतलब आप अपनी सर्विसेज देते हैं और उस सर्विसेज मतलब आप कुछ अपनी वैल्यू ऐड करते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, एक एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं, तब मुझे लगता है ज्यादा अच्छे समझ में आ पाएगा। अब जैसे मैं कहूं ये एक हाउस होल्ड है, ये कौन है? एक हाउस होल्ड है, ठीक है। हाउस होल्ड मतलब क्या? जैसे आप लोग हैं जाकर काम करते हैं। अब ये हाउस होल्ड किसी प्रोडक्शन सेक्टर पे गया जहां पे काम करने गया है, अभी जाएगा यहां पे क्या देगा? अपनी सर्विसेज देगा, जिसको आप फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये अपनी सर्विसेज देगा। ये हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के पास गया और इसने यहां पे क्या दी? अपनी सर्विसेज दी। इस सर्विसेज पे मान लीजिए इसने जो भी सर्विस दी है उस सर्विसेज के हिसाब से इसको वैल्यू प्रोड्यूस किया, वैल्यू दी जाएगी। मान लेते हैं इसने एक मार्कर बनाया, इसने एक मार्कर बनाया जिसकी कीमत है 10 रुपए, जिसकी कीमत है कितना रुपए? 10 रुपए। इस हाउस होल्ड के द्वारा एक मार्कर इस प्रोडक्शन सेक्टर में बनाया गया जिसकी वैल्यू है 10 रुपए। अब आप खुद समझिए, ध्यान से समझिएगा। अब ये जो 10 रुपए है, इतने की वैल्यू एडिशन हो गया मार्केट में, हम ये कहेंगे मार्केट में 10 रुपए का मार्कर जो है तैयार है। उसके बाद इस व्यक्ति को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी। क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। ऑब्वियस बात है भैया, जितना वैल्यू तुम ऐड करोगे उतना ही तुम्हें पैसा दिया जाएगा। मतलब जितने घंटे काम कर, जैसे आप जितना काम करते हो उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। ओवर टाइम करते तो उसे वैसे ही पैसा मिलता है। हम ये मानकर चलते हैं जैसा इसने काम किया उतना ही इसको सैलरी दी गई। तो मतलब कितना रुपए दिया गया? 10 रुपए। तो हम ये कह सकते हैं वैल्यू एडिशन कितना किया इसने। अगर मैं बोलूं कितना वैल्यू एडिशन किया है तो आप बोलोगे सर 10 रुपए का इसने काम किया है, इसने 10 रुपए का काम किया है, इस वजह से प्रोड्यूसर के द्वारा जो इसको दिया जाएगा वो भी सर 10 रुपए दिया जाएगा। मतलब इसको जो इनकम होगी वो भी कितना होगी साथियों? 10 रुपए ही होगी। होगी कि नहीं होगी? अब एक बात बताइए, अगर सामान के ऊपर इसको इसको इनकम 10 रुपए हुई है तो ये खर्च कितना कर सकता है मैक्सिमम? आप बोलोगे सर ये मैक्सिमम सर 10 रुपए है तो ऑब्वियस ही बात है 10 ही रुपए तो खर्च कर पाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल सही। तो एक्सपेंडिचर भी जो है वो मैक्सिमम कितना कर पाएगा? सिर्फ 10 रुपए ही खर्च कर पाएगा। बात सही है कि नहीं भाई? इसने जितनी वैल्यू एड करी उतना ही इसको इनकम हुआ, उतना ही वो खर्च कर सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं खर्च कर सकता, है कि नहीं? तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं ओवरऑल कंट्री का अगर इंफॉर्मेशन समझने का प्रयास करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जीडीपी देश की कितनी है, तो मैं कह दूंगा इतने का एडिशन हुआ है इसलिए 10 रुपए जीडीपी है। मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर पूरी इनकम कंट्री का कितना है, तो जैसे मैं मान लेता हूं पूरे देश के अंदर यही 2 लोग रह ही रहे हैं और कोई है ही नहीं, तो मैं कहूंगा पूरे देश की इनकम कितनी है, तो कहोगे सर 10 रुपए है। मैं कहूंगा पूरे देश में खर्चा कितना हुआ है, तो कहूंगा 10 रुपए है। यही 3 से कह सकता हूं, और कोई चौथी चीज तो है नहीं, और तीनों से बराबर आएगी। चाहे आप वैल्यू एडिशन देख लीजिए, चाहे आप इनकम देख लीजिए, चाहे एक्सपेंडिचर देख लीजिए। तो इसका मतलब यह कह सकता हूं कि जो जीडीपी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो 3 तरीके से कर सकते हैं मेजरली। एक है आपका वैल्यू एडिशन, एक है आपका इनकम मेथड, और तीसरा जो है आपका एक्सपेंडिचर मेथड।
बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे भाई? इसके बाद अगर समझने का प्रयास करेंगे तो यहां पे आप सभी लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसके अंदर हम बेसिकली ये चार चीजें जो है ऐड करते हैं। एक है आपके पास कंजम्पशन सेक्टर, एक है कंजम्पशन सेक्टर। बात समझ रहे हैं? एक है क्या? कंजम्पशन सेक्टर, जिसके अंदर आपके जो आप कंज्यूम कर रहे हैं सामान को, जो खरीद रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, जो आप हाउस होल्ड के द्वारा खर्च किया जा रहा है, ये आता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। उसके बाद बात आती है इन्वेस्टमेंट की, जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, जो लोगों के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट सेक्टर, जो कि सरकार जो कर रही है, सरकार जो खर्चा कर रही है। और उसके बाद जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, जो हम बाहर सामान को भेज रहे हैं। बात समझ में आ रही है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इन चार चीजों को ऐड कर दें तो हमारी क्या बन जाती है? जीडीपी बन जाती है। क्या बन जाती है मेरे प्यारे भाई? जीडीपी बन जाती है। इसी तरीके से इनकम मेथड के अंदर पूरे देश के अंदर कितना वेजेस हुआ है, कितना रेंटल इनकम हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं, एक्चुअल में इन दोनों को मिला के बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। ये आपको इकोनॉमिक्स के अंदर अलग से मिलता है। इसके अंदर रेंटल, प्रॉफिट्स, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड होती हैं। ठीक है। प्रॉफिट्स के भी अपने पार्ट होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, डिविडेंड होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। वो एक पढ़ने वाला पार्ट, जो वो थ्योरेटिकल पार्ट, वो आपको बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर कभी ऐसा हुआ तो उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्शन मेथड, या फिर इसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, इसके अंदर जो भी सामान का प्रोडक्शन हुआ है, जो भी टोटल वैल्यू हुआ है, उस वैल्यू को ऐड करते हैं। और जो भी इंटरमीडिएट कॉस्ट होती है, इंटरमीडिएट कॉस्ट बेसिकली बस आसान सी भाषा में इतना समझिए कि जो भी सामान को बनाने में खर्च आया है। समझ में आ रही है बात? जैसे मिठाई को बनाने, मिठाई क्या है? एक स्वीट फाइनल गुड है, लेकिन इस मिठाई को बनाने में क्या क्या खर्चा आएगा? भैया दूध लगा होगा, भैया चीनी लगा होगा, लगा होगी नहीं, गैस का भी यूज हुआ होगा, खोए का यूज हुआ होगा ना। तो ये सब बेसिकली सब सारी चीजें जो हो रही हैं, ये क्या है? खर्चा है इस सामान को बनाने में। ये सारी क्या जो बनाने में लागत आ रही है, उस लागत को बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्या यहां तक आप सभी मेरे प्यारे साथियों को बात क्लियर हो तो थम्स अप कर देंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कहने का मतलब ये तीन तरीके ऐसे हैं जिस तीन तरीके से हम जीडीपी को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं मेरे प्यारे भाई, इसके बाद थोड़ा सा ना हम डिटेलिंग लेते हैं कि एक्चुअल में ये लास्ट ईयर का जो एक्सपेंडिचर है, अभी मैंने आपको बेसिक सारा बता दिया, वो किस तरीके का रहा है। तो अगर हम बेसिकली बात करें, अगर हम थोड़ा सा बेसिक समझने का प्रयास करें, तो ये जो है 2011-12 प्राइसेस की बात हो रही। इसका मतलब ये जो डाटा आपको दिखा रहा हूं मैं, ये एक रियल जीडीपी का डाटा है। किसका डाटा है? ये रियल जीडीपी का डाटा है। तो मतलब हम यहां पे कंपेयर करेंगे कि रियल जीडीपी के हिसाब से आपका देश का जीडीपी क्या रहा था। अगर हम यहां पे देखें, आपको अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो ये एक प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, जो भी मैंने जस्ट समझाया ना कि एक्सपेंडिचर मेथड में आपका यहां पे भी जस्ट मैंने क्लियर किया कि एक्सपेंडिचर के अंदर हम क्या जोड़ते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिख रहा है ना, यही प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जो कि हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो अप्रॉक्स अगर हम लोग 23-24 की बात करें तो 99 लाख करोड़ रुपए का हमने किया था अप्रॉक्स। और ये चीज कहीं ना कहीं बढ़कर जो है वो 1,06,00,000 के आसपास, करोड़ के आसपास ये खर्चा हमने किया है। ठीक है, ये आपका 2023 और 24 का डाटा है। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से सरकार ने, अब यहां पे देखें, यहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है, इसी तरीके से सरकार ने 16 लाख करोड़ किया है और फिर इसके बाद 2024 में 17 लाख करोड़ रुपए किया है। यहां पे एक चीज बेसिक देखेंगे तो यहां पे सिर्फ ऑन एन एवरेज 1 लाख करोड़ रुपए जो है इंक्रीमेंट हुआ है, और यहां पे देखेंगे तो आपका अप्रॉक्स 7 लाख करोड़ का जो है इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसी तरीके से आपका जो चेंज इन स्टॉक, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपोर्ट, ये सारी चीजों को अगर हम ऐड करें, फाइनली हमें ये देखने को मिलता है कि 1,76,00,000 करोड़ तक का हमें जीडीपी मिलता है 2023 में, और 1,87,00,000 करोड़ का जीडीपी मिलता है हमें 2024 में, जो कि इस ईयर की बात हो रही है। तो ऑन एन एवरेज देखें तो 6.5%, जो कि अभी वाली परसेंटेज है, वो कितना है? 6.5% का जो ग्रोथ है हमें जीडीपी के अंदर दिखता है। इसी के कंपैरिजन में अगर 2023 में देखें तो 9.2% का ग्रोथ देखने को मिलता है। समझ पा रहे हैं?
उसके पहले 9.2% और उसके बाद अचानक से आपको देखने को मिलता है 6.5%। बात सही है। अब ये जो ग्रोथ है ये मेरे प्यारे भाई रियल जीडीपी की हो रही है। यहां पे किसकी बात हो रही है? टोटल रियल जीडीपी की बात हो रही है। इसी तरीके से कंपैरिजन करें आपकी करंट जीडीपी मतलब करंट ईयर प्राइसेस मतलब नॉमिनल जीडीपी की, तो नॉमिनल जीडीपी अभी यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉमिनल जीडीपी। अभी जो नॉमिनल जीडीपी है तो आप सभी यहां पे देख सकते हैं उससे जो है आपका 9.3 मतलब देखें 2 करोड़ 21 लाख करोड़ का जो है आपका 2023 में डाटा है और 2024 में अगर कंपेयर करें तो 2 करोड़ 42 लाख का जो डाटा आपको मिलता है अप्रोक्स देखें तो 9.3% का ग्रोथ हुआ, लेकिन नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है ना, अब बढ़ा है जीडीपी हमारी। सर रियल जीडीपी के हिसाब से 6.5% आ रहा है और नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से 9.3% अप्रोक्स आ रहा है। क्यों? अभी जस्ट मैंने कंसेप्ट समझाया, इसी वजह से पहले ही मैंने आप सभी को नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का मतलब समझाया कि नॉमिनल जीडीपी का ऑब्वियस सी बात है ज्यादा आएगा क्योंकि उसके अंदर जो है करंट ईयर प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन रियल जीडीपी में भाई कम आएगा। कारण क्या है कि हम बेस ईयर प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियस बात है, पहले अगर मार्कर का इसका पहले इसका जो प्राइस रहा होगा वो 10 रुपए रहा होगा, तो ऑब्वियस बात है अगर हम अभी कंपेयर करेंगे तो कहेंगे भाई 10 रुपए इसका जीडीपी है। अगर हम आज का प्राइस के हिसाब से इसको देखेंगे तो बोलूंगा मैं 15 रुपए का है। तो ज्यादा कौन सा हुआ, आज के प्राइस के हिसाब से कि पहले के प्राइस के हिसाब से? आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है आज के प्राइस के हिसाब से। तो आज के प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें तो 9.3 दिखेगा हमें जीडीपी, 9.3% का ग्रोथ दिखेगा। लेकिन अगर हम पहले के प्रतिशत मतलब रियल जीडीपी के हिसाब से देखें तो मेरे भाई आपको दिखेगा 6.5% का ग्रोथ, जो कि अभी जो डाटा इशू किया गया है आपके मॉस्फी के द्वारा। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा हम लोग डाटा को समझने का प्रयास करते हैं। ये आप सभी को मैंने क्लियर कर ही दिया कि जो आपका 2020 वाला एरा रहा है, जिसको आप पैंडेमिक एरा में भी हमने डाउनफॉल गया था, पूरे ग्लोबल लेवल पे जीडीपी डाउन गई थी, लेकिन कंपैरेटिवली हमारे देश की जो जीडीपी थी फिर भी हमने उतना कंट्रोल करके रखा कि हम जीडीपी को संभाल सकें। उसके बाद हमने धीरे धीरे रैपिडली फिर हम लोग हाई गए, फिर धीरे धीरे हमारा ये जो जीडीपी का ट्रेंड जो कि अभी जस्ट मैंने आप सभी के साथ ट्रेड किया और मैंने बताया। साथियों भी जस्ट मैंने आप सभी को ये भी एक्सप्लेन किया है कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम 6.8% मतलब 6 से 7% तक जो है जीडीपी लास्ट ईयर का मतलब 2024-25 की बात हो रही है। ठीक है, 2024-25 के आसपास हम लोग 6.8% जो है जीडीपी हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अचीव करेंगे, लेकिन लास्ट क्वार्टर में अगर मैं बताऊं मेरे भाई 7.4% तक हमने जीडीपी अचीव किया लास्ट क्वार्टर में, जो कि बहुत ही अच्छा था। अब इसके बाद अगर हम बात करें, लेकिन कंप्लीट अगर पूरा देखें 2025 का, 2025 कहने का मतलब 2024-25 का अगर डाटा देखें, क्योंकि अभी 2025 खत्म थोड़ी ना हुआ है। एक यहां पे जो बात हो रही है, बात हमेशा ध्यान रखिए, ये बात जो हो रही है वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का डाटा। अभी जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो सब इस ईयर के बीच का है। ठीक है, तो जनवरी 2025 से लेके 31 मार्च 2025 तक का जो ग्रोथ रहा है वो इतना प्रतिशत रहा है, लेकिन क्योंकि हर क्वार्टर का डाटा इशू करती है। ठीक है, इसी तरीके से 2024-25 मतलब पूरे साल का देखें तो जो है 6.5% रहा है, जो कि अभी मैंने आपको समझाया जो न्यूज है एक्चुअल में, जो कि मैंने बताया भी साथ साथ कि ये स्लोवेस्ट ग्रोथ रहा है लास्ट 4 सालों में, सबसे कम ग्रोथ किया है रियल जीडीपी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें। साथ ही थोड़ा सा अगर आप लोग समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो देश है वो अब चौथे नंबर रैंक पर लाई करता है। अभी जस्ट हमने जापान को पछाड़ा है। ठीक है, पहले नंबर पर अगर हम लोग देखें मेरे भाई तो जो यूएस है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएस से है, आज भी अभी भी वो पहले नंबर पे बरकरार है 30 ट्रिलियन डॉलर के साथ। उसी के बाद फिर जस्ट चाइना जिसके पास अप्रोक्स 19 ट्रिलियन डॉलर, और उसके बाद हमारा 4.74 ट्रिलियन डॉलर के साथ जर्मनी, और हमारा भारत देश जो है 4.19 ट्रिलियन के साथ जो है हमारा भारत देश स्टैंड है। जस्ट हमने 4.18 ट्रिलियन डॉलर जैसे जापान की इकोनॉमी को हमने पछाड़ा और चौथे रैंक पर आए हैं, और ये पूरी तरीके से हमने एक्सपेक्ट कर रखा है कि 2027 तक हम लोग तीसरे रैंक पर, थर्ड रैंक पर होंगे, किसको पछाड़कर? आपके जर्मनी को। और इसी तरीके से आप लोग यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्राजील को देख सकते हैं। तो ये टॉप 10 इकोनॉमीज हैं पूरी दुनिया की, जो कि आप सभी के सामने यहां पे मैंने शो किया।
साथ ही थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग प्रयास करते हैं एक चीज समझने का कि एक्चुअल में जो हमने जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2025 के बीच में हमने जो जीडीपी ग्रोथ देखा 7.4% तक का, ऐसा क्या रीजन रहा? तो इसके पीछे मेजर रीजन ये रहा कि हमारे देश के अंदर जो रूरल डिमांड है वो काफी बढ़ा है, क्योंकि वहां के लोगों की इनकम बढ़ी है। अब लोगों की इनकम कैसे बढ़ी होगी? ऑब्वियस बात है, रूरल पीपल्स का जो डिपेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा किस चीज पे है? एग्रीकल्चर पे है। तो एग्रीकल्चर उनका काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है, प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का काफी बड़े लेवल पर हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन बढ़ा है, आपके एमएसपी प्राइस जिसको आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं वह भी इंक्रीज हुआ है। तो फार्मर का प्रोडक्शन बढ़ना मतलब उनकी इनकम बढ़ना, इनकम बढ़ना कहीं ना कहीं उनकी डिमांड बढ़ना। तो डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है जीडीपी तो बढ़ना ही बढ़ना है, खर्च तो वो ज्यादा करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ हमने देखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी सरकार ने काफी खर्च किया है इस बीच में, इस वजह से भी आपकी जीडीपी बढ़ी थी बीच में जो लास्ट क्वार्टर का रहा। उसके बाद हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स लेके आए गए, उस वेलफेयर स्कीम्स के हेल्प से आपकी जीडीपी में ग्रोथ हुआ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल तरीके से अगर देखिए कोई भी चीज हम तैयार करेंगे वहां पे एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक हाईवे भी बना रहे हैं, एक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, तो वहां पे लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब लोग तो आपका देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार हो ही रहा है, साथ में लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, तो साथ साथ में वो खर्च भी करेंगे, खर्च करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी तरीके से जो है हम और कंपेयर करें तो पिछले साल जो कंपैरेटिवली देखें तो जीडीपी का क्वार्टर जो है वो कम था, इस साल थोड़ा ज्यादा है। तो उसके कंपैरिजन में भी अगर हम देखें तो हमारी जो जीडीपी है ज्यादा रही है। थोड़ा सा अगर हम लोग समझने का प्रयास करें नॉमिनल और रियल जीडीपी को, नॉमिनल और रियल जीडीपी की देखें कि इस साल मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं किस साल 2024-25 की, कि रियल में कितना ग्रोथ हुआ है और नॉमिनल में कितना हुआ। तो अभी जस्ट हालांकि मैंने कंपेयर करके बता ही दिया है, बट फिर भी देख सकते हैं अप्रोक्स 330 ट्रिलियन डॉलर या फिर आप कहें 330 लाख करोड़ जो है हमने नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से अचीव किया है, जो कि 9.8% है। और अप्रोक्स रियल जीडीपी के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो 6.5%, जो कि इस न्यूज के अंदर मैंने आप सभी के साथ ऑलरेडी बता दिया है। पूरा साल का जीडीपी जो है, अभी हमने सिर्फ 3 महीनों की जीडीपी हमारी बढ़ी उसको हमने समझा, अब हमने देखेंगे कि पूरे साल की जो जीडीपी कम हुई है, जो 6.5% हम देख रहे हैं, ये क्यों कम हुई, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से आपकी जीडीपी इतना डाउनफॉल हुई। इसके पीछे मेरे प्यारे साथियों कारण जो सबसे बड़ा यह रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है जितना जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। आपको एक चीज मैं बताऊं, एक्सपेंडिचर के लिए अगर हम देखें एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जिसको आप फास्ट मूविंग कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं, ये जो गुड्स का जो एक्सपेंडिचर है अप्रोक्स 60% है। हमारे देश के अंदर जो जीडीपी के अंदर भी मैंने जस्ट समझाया ना, जो जीडीपी है इसके अंदर ये जो आपका पीएफसी है, जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा होता है एक्सपेंडिचर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पर होता है। फास्ट मूविंग जो आप कंजम्पशन जो बहुत ज्यादा कंज्यूम होते हैं, इनका जो पार्टिसिपेशन होता है मेरे भाई वो अप्रोक्स 60% का होता है। इसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिला है। ऑब्वियस बात है, अगर ये सबसे बड़ा मेजर पार्ट ही अगर डाउनफॉल होगा तो जीडीपी तो डाउन होनी ही होनी है। तो इसलिए हम यहां पे देखेंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा कंपैरेटिवली पहले से कम हुआ है, क्योंकि एफएमसीजी की डिमांड ही मार्केट में नहीं है। एक रिपोर्ट भी जारी हुआ था किसी इंटरव्यू में कि नेस्ले कंपनी ने खुद कहा इस बात को कि हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है मार्केट में ओवरऑल देखें तो अब पहले के अकॉर्डिंग कम हुई है। कम होने की वजह से आपकी जीडीपी जो है वो डाउन हुई है, पहला कारण। दूसरा जो है कि बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इन बिटवीन देखेंगे तो अभी आरबीआई के जो गाइडलाइंस होते हैं, देखिए सारी चीज डिपेंड करती है आपके रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट। आपको आसान सी भाषा में समझाऊं तो रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को, जो भी कमर्शियल बैंक्स एचडीएफसी एसबीआई जितने भी पब्लिक प्राइवेट बैंक हैं, जिस रेट पर आरबीआई लोन देती है इन कमर्शियल बैंक्स को, उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। जैसे आप अगर बैंकों के पास लोन लेने जाते हैं तो वो एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है आपके ऊपर, इसी तरीके से बैंक भी आरबीआई के पास जाते हैं लोन लेने के लिए तो आरबीआई भी चार्ज करती है एक इंटरेस्ट रेट जिसको रेपो रेट बोलते हैं। तो रेपो रेट जब बढ़ता है ना तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है।
भाई कहते हैं ना कि सामान पीछे से ही महंगा आ रहा है तो हम आगे तो महंगा देंगे ही देंगे। तो ऐसे ही जब कमर्शियल बैंक्स को महंगे में लोन मिलेगा आरबीआई को, तो आरबीआई से, तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग भी आपको जो लोन देंगे वो महंगे में ही देंगे, हाई इंटरेस्ट रेट पे देंगे। तो इसी वजह से इन बिटवीन देखें तो 2024 का जो एरा था उस टाइम पर रेपो रेट काफी ज्यादा था, इसी वजह से इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा था। अब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोन लोग कम लेंगे, अब जब लोन लोग कम लेंगे तो उतना प्रोडक्शन तो कर नहीं पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, उतना लोन लोगों के पास पैसा आएगा नहीं, लोन नहीं लेंगे। अब जब पैसा आएगा नहीं तो खर्च कहां से करेंगे, तो खर्च जब नहीं करेंगे तो जीडीपी में कहां से ग्रोथ होगा, क्योंकि सब तो पूरा खर्चे पे ही डिपेंड है, खर्च जितना ज्यादा जीडीपी उतनी ज्यादा। तो कहने का मतलब क्या है, तो ये जो हाई इंटरेस्ट रेट था उसकी वजह से भी आपकी जीडीपी जो है डाउनफॉल में गई है। अब इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में काफी ज्यादा वीकनेस पहले के अकॉर्डिंग कम देखने को मिला है। ग्लोबली देखें तो हमारे प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो कम हुई है, और उसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट है वह भी हमने कम किया है। फिर बीच में जो आपके एक्सपोर्ट चैलेंजेस हो गए या फिर जियो पॉलिटिकल टेंशन, जिसके आप बीच में देखा होगा आपने, रशिया यूक्रेन का 2022 से युद्ध चल रहा है, उसके वजह से ऑयल क्राइसिस जो हमें देखने को मिल रहा है, ऑयल प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़े हैं। अब भाई बढ़ते हैं तो ऑब्वियस बात है डिमांड कम करते हैं, डिमांड कम करेंगे तो खर्चा कम करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जीडीपी डाउन जाएगी। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी आपकी जीडीपी पे काफी जो है प्रभाव पड़ा है। उसके बाद अगर हम फिर भी हम देखें तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अपने आप में यह कहती है कि हम फिर भी जल्द ही थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, और साथ ही साथ हमने ये कोशिश पूरी तरीके से किया है कि 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट, और ये हमने कोशिश किया है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, आप सभी को मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट जारी करेगी 2050 तक फिर भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेंगे जीडीपी डाउन होने के बाद भी, और हम फर्स्ट रैंक पर आने की उम्मीद में हैं, खड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम समझने का प्रयास करें कि ऐसा कौन कौन से हम मेजर्स ले सकते हैं, आखिरी में इसको हम समझते हैं कि जिससे हमारी जीडीपी जो है वो ग्रो कर सकती है, सही हो सकती है, क्या ऐसे मेजर्स लिए जा सकते हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। साथियों अगर हम बात करें ऐसे, अगर हम ह्यूमन कैपिटल चीजों पर इन्वेस्ट करें, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब हमारे ऊपर, मतलब लोगों के ऊपर जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए तो हम बहुत अच्छे से डेवलप हो सकते हैं। आज जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हुई, चाहे कुछ भी चीजें बनाई जा रही हैं, किसके द्वारा बनाई जा रही है, ह्यूमन के द्वारा। अगर हमें जितना ज्यादा डेवलप किया जाएगा हम उतना ही और भी अच्छी अच्छी चीजें डेवलप करेंगे। तो कहने का मतलब अगर हमें ऐसे स्किल्स दिए जाएं, ऐसे हमारे अंदर ऐसे ट्रेनिंग दी जाए, हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम मिले जिससे हम खुद को इतना ज्यादा डेवलप कर सकें, तो ऑब्वियस सी बात है हम और भी चीजें डेवलप कर पाएंगे आगे। तो सरकार को जरूरत है कि लोगों के ऊपर एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा बनाया जाए, और साथ ही साथ जरूरत है यहां पे कि भाई इन्वेस्टमेंट ऐसी तरीके से किया जाए, स्किल डेवलपमेंट भी इस तरीके से किया जाए ह्यूमन को, जिसकी वजह से आगे वो चीजें बना सके और भी चीजें डेवलप कर सकें। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से हमें इंप्रूव करने की जरूरत है अपने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर की। आप सभी को मैंने इस बार भी बताया था कि सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा रोल प्ले रहता है आपकी जीडीपी के अंदर। मैंने उस दिन समझाया भी था, एक सेशन लिया था। अप्रोक्स 19% जो सर्विस सेक्टर का रोल रहता है आपकी जीडीपी की काउंटिंग, अप्रोक्स 19%, जिसमें 16% जो है अप्रोक्स आपके कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है जीडीपी में पार्टिसिपेशन रहता है। तो काफी बड़ा रोल प्ले है। सर्विस सेक्टर को हमें बढ़ाना चाहिए, आईटी सेक्टर को बढ़ाना चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो बढ़ना ही बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी लोगों को हायर करने की, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की वजह से अगर आप रोजगार देंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उनको सैलरी भी देंगे, तो लोगों के पास पैसा भी आएगा, और पैसा आएगा तो डिमांड भी करेंगे, और डिमांड करेंगे तो खर्च भी करेंगे, जिसकी वजह से खर्च ज्यादा करेंगे तो जीडीपी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, आप बाहर मार्केट में भी एक्सपोर्ट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात, ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और दूसरी चीज हमें जरूरत है कि हमें करप्शन को कम से कम करना है। पहले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें करप्शन कम हुआ है, बट फिर भी अभी हमें और भी लेवल पे कम करना है। सस्टेनेबल एनर्जी पे बात कर सकते हैं हम, इस पे हम ग्रीन एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करें, आपके क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को डेवलप करें, क्लीन एनर्जी, एफिशिएंट एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सब चीजों पे जितना काम करेंगे, हाइड्रो एनर्जी,
इन सब चीजों पे जितना काम करेंगे उतना जरूरत पड़ेगी हमें। अभी आप सभी को रिसेंट में भी पता है कि अब जो है हम डिफेंस प्रोडक्ट जो है ऐसे 90 देशों को हम खुद जो है डिफेंस प्रोडक्ट आत्मनिर्भर भारत की स्कीम की वजह से आज हम खुद सेल्फ रिलायंट है डिफेंस प्रोडक्ट्स को बनाने में। और अब हम जो है खुद दूसरे देशों को डिफेंस प्रोडक्ट्स बेचेंगे। एक समय था जब हम लोग डिफेंस प्रोडक्ट्स दूसरे देशों से खरीदते थे, हमें डिपेंडेंट होना पड़ता था। आज वो समय है जहां हमें किसी डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। आज दूसरे देशों को हम इस लायक हैं कि हम दूसरे देशों को डिपेंडेंट बना सकते हैं अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स के प्रति, कि उनको खरीदने की जरूरत पड़ेगी कि भैया हमें बेचो सामान। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, डिफेंस गुड्स को हमें बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें बड़ी अच्छी चीज है। क्लीन एनर्जी बात हो, हमने अभी आपने देखा होगा कोकिंग कोल जो है हम काफी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते थे। वो इस साल जो है मेरे भाई आपका अप्रोक्स 7.9%, अप्रोक्स 8% जो है वो कोकिंग कोल का इंपोर्ट घटा है। अप्रोक्स इससे हमने 60,000 करोड़ रुपए जो है हमने बचाया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचाया 60,000 करोड़ रुपए जो हमने बचाया है, क्योंकि भाई इंपोर्ट करोगे तो खर्च ज्यादा, बाहर मार्केट में पैसा भेजोगे। अब जब इंपोर्ट ही कम कर दिया आपने तो पैसा ही बचा ना आपका। तो अब ये जो है इसका यूज जो है हम और भी कोल माइनिंग में अलग अलग जगह पे हम यूज कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल एनर्जी की बात कर सकते हैं हम। टैक्स में हमें कट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स में कट करने से क्या होगा सर? टैक्स कट करोगे तो लोग जो है खर्च ज्यादा करेंगे। भाई उनको कोई सामान टैक्स में कट करने का मतलब उनके पास पैसा ज्यादा बच पाएगा, वो सरकार को कम दे पाएंगे। ठीक है, अब पैसा ज्यादा बचेगा तो वो खर्च भी ज्यादा कर पाएंगे। अब खर्च ज्यादा कर पाएंगे तो इससे क्या होगा? जीडीपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा सकता है। मैंने बताया जैसे हाईवे बनाना, रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, हॉस्पिटल बनाना, हेल्थ केयर सर्विसेज को बनाना, इन सब चीजों पे जितना ज्यादा काम होगा उतना ज्यादा लोगों को हायर किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर तो नए नए एसेट्स तैयार होंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि आपको मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाना है। आप सभी को पता है जनवरी में आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी को कौन रन करता है, मैंने पूरी क्लास इसकी ली हुई है, आप सभी लोग जाके देख सकते हैं उस क्लास को भी। आरबीआई ने, मेरे प्यारे साथियों मैं बात करूं तो एक उसके अंदर एक कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। वो क्या देखती है कि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कितना ज्यादा होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए। मनी सप्लाई को आसान सी भाषा में समझिए कि लोगों के पास जितना ज्यादा मनी सप्लाई ज्यादा होगा, मनी सप्लाई ज्यादा का मतलब लोगों के पास जितना पैसा ज्यादा होगा वो डिमांड उतनी ज्यादा करेंगे। पैसा कम होगा तो डिमांड कम करेंगे। तो पैसा ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, खर्च ज्यादा। पैसा कम तो डिमांड कम, खर्च कम। तो अगर हम मनी सप्लाई को बढ़ाएं तो मनी सप्लाई को बढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं। तो अगर मनी सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है तो हमारी डिमांड को भी बढ़ाया जा सकता है, उसके प्रति एक्सपेंडिचर भी बढ़ सकता है, जिससे हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी। इसी वजह से आपने देखा होगा, बेसिकली आपने देखा होगा कि 7 फेब 2025 इसके बाद से जो है आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है रेपो रेट को वो कम से कम करता जा रही है। रेपो रेट को जो है वो कम से कम करती जा रही है। पहले 6.50 था तो 7 फेब को 6.25 किया। फिर अभी जो है जब मीटिंग हुई थी आपकी अप्रैल मई में हुई थी, है ना। फिर आपकी मई नहीं, आपकी इसके पहले वाले में 7 अप्रैल को हुई थी। तो अप्रैल में जो मीटिंग हुई उसके हर 2 महीने पे मीटिंग होता है, तो उसमें डिसाइड होता है कि रेपो रेट को क्या रखना है। पॉलिसी रेट से डिसाइड किए जाते हैं एमपीसी के द्वारा। ठीक, तो रेपो रेट को कम कर दिया गया, क्योंकि रेपो रेट जितना कम करोगे उतना इंटरेस्ट रेट कम होगा। इंटरेस्ट रेट कम मतलब क्या है कि अब लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो खर्च भी ज्यादा करेंगे, है कि नहीं है। तो इसके वजह से रेपो रेट भी कम होगा। तो आरबीआई को एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाना चाहिए और अपना भी रही है। इसी वजह से आप लोग देख रहे हैं कि रेपो रेट जो है हर मीटिंग में कम किया जा रहा है। और इस बात की उम्मीद भी है कि अभी जो करंट में रेपो रेट है वो 6% है। अब जो अगली मीटिंग होनी है वो जून को होनी है। ठीक है, 7 जून को है। अप्रोक्स आइडिया लग रहा है कि अप्रोक्स 5.75%, मतलब फिर से 25 बेसिस पॉइंट से जो है वो कम कर दिया जाएगा रेपो रेट को, जिससे इंटरेस्ट रेट कम हो सके और लोगों को लोन इजीली मिल सके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमें ऐसे डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जिसकी मैंने भी बात करी, अप्रोक्स 60% तक जो है
पार्टिसिपेशन रहता है आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का जीडीपी के अंदर, तो उसको भी हमने बढ़ाना है और साथ ही साथ हमें गरीबी को कम करना पड़ेगा। जितना ज्यादा गरीबी को कम करेंगे, गरीबी को कम करने के अपने कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसकी वजह से कम किया जा सकता है, उसका एक अलग पार्ट है। तो जितना ज्यादा हम इस पे काम करेंगे उतना ज्यादा हम अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। साथियों, ये रहा पूरा सेशन, थोड़ा सा लंबा रहा सेशन, लेकिन इसमें मैं इस बात को पूरी तरीके से पूरे इस आशा के साथ कह सकता हूं कि आपको जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई वो आपको बहुत ही आसान से भाषा में समझाने का प्रयास किया है। इस उम्मीद आशा के साथ मैं इस सेशन को एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज बहुत आसान तरीके से समझ में आई होंगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है अपना राय जरूर कमेंट में जरूर बताएं। और किसी सेक्शन पर अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वह भी जाकर जरूर देखें। आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहें, माता पिता की सेवा करते रहें और लोगों के प्रति अपने जो भाव है वो प्रेम भाव से रहें। जीवन में मस्त रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।